पूरे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? लास्ट में पूछिए, अगर कोई दिक्कत हो बताइएगा, क्योंकि आसपास से एक अजीब सा माहौल है। क्लास ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई शोर ना आए, क्योंकि यहाँ तो संरचना ही ऐसी है कि शिक्षा के अलावा सब कुछ हो सकता है। नावल पढ़ना हमने शुरू किया, एक नावल की चर्चा तो जरूर करनी पड़ेगी, उसका नाम है राग दरबारी। जी सर। तो राग दरबारी यही कहता है कि वो कॉलेज जो है, इंटर कॉलेज एक है, वो उसमें पढ़ाई के अलावा सब कुछ संभव है। और वही हमारी डिग्री कॉलेज की स्थिति है, आप देख ही रहे हैं। ये किताब है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, ये छापी है ओरिएंट ब्लैक स्वान। इसका नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। जी सर। ये हो गया जी सर। बहुत कम पृष्ठों में ये नट शेल आप जान सकते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख रचनाकार और उनका अवदान, अगर आप बहुत विस्तार में न जाना चाहें। और ये बड़े अच्छे विद्वान हैं, बड़े अच्छे आलोचक हैं, उनका गद्य बहुत अच्छा है, छोटे छोटे वाक्य, बहुत सुलझे हुए वाक्य। और गोदान पर इन्हीं से मैंने सवाल जवाब किए थे जब मैं एमए या एमफिल का छात्र था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। ये आए थे कोई व्याख्यान में, तो मैंने गोदान के बारे में 2-3 सवाल किए, उन्होंने मुझे बताया था, मैं आज बता दूँ। इन्होंने ही बताया था कि पहला उपन्यास है, बल्कि राल्फ फॉक्स का जो कथन मैंने कल आपको बताया था, उपन्यास आधुनिक युग का महाकाव्य, यानी आधुनिक युग में महाकाव्य नहीं लिखे जाएंगे, उपन्यास लिखे जाएंगे। आधुनिक युग का अर्थ हुआ पूंजीवादी युग, एक युग जिसमें कारखाने होंगे, मिले होंगी। पहले तो पूंजीपति थे, अब उनकी जगह आ गए कॉर्पोरेट घराने। ये टाटा थे कि वो तो हवाई जहाज से लेकर सुई तक बनाई, और अब जो आए हैं वो कुछ लोग तो बनाते हैं, कुछ बिना कुछ बनाए, मतलब जो है उनकी पूंजी बढ़ती चली जाती है। इतनी मैं अर्थशास्त्र नहीं समझता, लेकिन उसके नाम तरह तरह के चलते हैं, जैसे आवारा पूंजी। तो उसमें पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है, जो पूंजीपति है, वो कुछ बनाता नहीं है, लेकिन उसकी पूंजी मल्टीप्लाई होती है। अब बनाया तो पब्लिक सेक्टर तो बनाया, मतलब हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, अगर उनका नाम लेना क्षम्य हो, तो जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा किया था पब्लिक सेक्टर। आधे कांग्रेसी थे, आधे समाजवादी थे, यानी आधे कम्युनिस्ट थे, आधे कांग्रेसी थे। सोवियत संघ से बहुत लगाव था। और मैं जो कह रहा हूँ आधे कम्युनिस्ट थे, इसके पक्ष में मेरे पास एक साहित्यिक प्रमाण है। वो कविता है वन मेला। ये कविता है निराला की। जी सर। आप पढ़िएगा। इसको हमारे गुरुदेव कहते थे केदारनाथ सिंह कि आधुनिक हिंदी काव्य में पहली पॉलिटिकल कविता, पहली राजनीतिक कविता है वन मेला। इसमें नाम लिए बिना नेहरू जी की आलोचना की। कहा गया है कि अगर मैं भी किसी लखपति का बेटा होता तो मेरे भी विचार प्रमुखता से अखबारों में छपते, मैं भी साम्यवादी बातें करता। ये जिसके लिए कह रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू होता यदि लक्ष्पति कुमार में। लक्ष्पति माने लखपति, जी सर। लक्ष्य माने लाभ, लक्ष्य से ही लाभ बना है। जो संस्कृत का क्षा है, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत का क्षा हिंदी में खा होगा।
जैसे रक्षाबंधन, तो रक्षा से ही राखी संबंध, छा खा हो जाए। अब हमका राख लियो भगवान, कविता की लाइन सुनी होगी आप। राख लियो माने हमारी रक्षा करो, इस चीज को आप रख लीजिए, मेरे बेटे को रख लीजिए। तो उसके दोनों अर्थ हैं, अपने पास रखिए और रक्षा कीजिए, पालन भी कीजिए, रक्षा करिए। रक्षा से राखी संबंध बनता है। और छा जो है हिंदी में खा हुआ, छत्री खत्री कहलाते हैं पंजाब में। इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। उसके डिटेल में क्या है, अच्छी, अच्छी माने आँख होता है संस्कृत, उसी से तो आँख बना हो हिंदी में। तो वो लक्ष्य से लाख बना, लखपति, लक्ष्यपति कुमार, यानी मोतीलाल नेहरू बहुत अमीर थे ना, और ऐसा दिमाग लगाते थे कि अपार रुपया कमाते थे। उस समय ये कानून नहीं था ऊपर, ये बड़ी मशहूर बात है। ऊपर किसी ने खरीद लिया, उसमें ये बड़ी मशहूर बात है कि उन्होंने कहा कि ये इतने इंच छोड़ के बना लीजिए, इतने इंच छोड़ के बना लीजिए, आपने खरीद लिया। तो मुकदमा हार गया, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा था कि जहाँ छत शुरू हो गई वहाँ से बना सकते। तो वो पैसा बहुत कमाया उन्होंने। और आप उनके वैभव का अनुमान करना हो तो इलाहाबाद जाकर आनंद मोहन देख लीजिए, ये नेहरू जी का घर था, मोतीलाल जी ने बनवाया, बैरिस्टर थे। और जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं स्वाधीनता आंदोलन में भाग लूंगा, तो मोतीलाल जी उसके लिए सहज रूप में तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे कुछ समय दो कि मैं तुम्हें अनुमति दे दूँ राजनीति में जाने। तो समय मांगा उन्होंने, जमीन पर सोए हुए, क्योंकि जेल होगी और जेल में जमीन पर सोना होगा। तो जब वो खुद सो लिए जमीन पर, तब उन्होंने कहा कि ठीक है तुम राजनीति में जाओ। गांधी जी के प्रति क्योंकि बहुत सम्मान था, इसलिए उनकी बात को मना करना संभव नहीं था, तो नेहरू जी राजनीति में आए। और अब तो इतिहास भूलते जा रहे हैं हम लोग, नई पीढ़ी को तो बुलाया जा रहा है इतिहास। 17 साल वो प्रधानमंत्री रहे, सन 47 से सन 64। ये तो कहा जाता है, ये तो बताया जाता है, नहीं भी बताया जाए तो भी लोग जानते हैं। लेकिन जो नहीं जानते वो ये है कि लगभग 9 साल जेल में, 9 साल कोई छोटी अवधि नहीं है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू 9 साल जेल में गए। तो इसको भी याद करना चाहिए, केवल वो 17 साल नहीं याद करने चाहिए प्रधानमंत्री को। और कला प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे, स्वयं बड़े विचारक थे। हिस्टोरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखी उन्होंने। और भारत के इतिहास को अगर जानना है तो आप चाहे हिस्टोरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, और पढ़ने में अगर दिक्कत हो तो वो सीरियल देख लीजिए, श्याम बेनेगल ने बनाया भारत एक खोज, भारत एक खोज। भारत एक खोज। उसको बिकता है वो, उसका सीडी वीडी बिकती है तो खरीद के देख लीजिए उसको। क्योंकि देखना आजकल पढ़ने की क्रिया को देखने की क्रिया ने थोड़ा विस्थापित कर दिया है। मुझको भी पढ़ने में दिक्कत होती है, अगर किताब मोटी है तो दिक्कत होती है। नॉवेल, उपन्यास की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ मैं, मतलब मुझे कविता पढ़ने में आसानी होती है। और कविता संग्रह प्राय 100 पेज का होता है, दुबला पतला संग्रह होता है, उसको पढ़ने में, तो दुबले नॉवेल पढ़ने में मेरी रुचि है। जैसे कृष्णा सोबती एक अनिवार्य कथाकार है, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। जिंदगी नामा चूंकि एक बड़ी कृति है तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उनके छोटे छोटे जो नॉवेल्स हैं, मित्रों मरजानी, दार से मुझी, वो पढ़े। तो कहाँ था मैं? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध कविता है निराला कि ये तो लखपति बेटे हैं
और रूस जाते हैं और रूस से लौट के वामपंथी बातें, साम्यवादी बातें करते हैं, इनके अखबारों में नाम छपते हैं। फिर चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति कर दिया है। कविता में थोड़ा चेंज कर देते हैं। कथा में जो फिल्मकार होते हैं वो भी कहानी को चेंज कर देते हैं कि फिर यही लोग राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ये अमीरों के बेटे हैं। और वो उसमें वो दिखा रहे हैं कि अमीर का बेटा साम्यवादी बातें कर रहा है। उन्हें नेहरू के लिए नेहरू से एक विचित्र रिश्ता था निराला जी, उसमें प्रेम भी था, उसमें विरोध भी था। प्रेम का उदाहरण है उनकी कविता वह था किशोर काल, एक छोटी सी कविता है। मैं किशोर था, एडोलिसेंट था। ये किशोर काल कहते हैं टीन एज अंग्रेजी में। जी सर। टीन एज 19 साल की उम्र में खत्म हो जाती है। 19 साल से कम 17 के थे। पहली बार जब भेंट हुई निराला की नेहरू से तो निराला 17 साल के। वह था किशोर काल, मैं था 17 का, 24 के जवाब में। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमारे पूर्वज थे वो कितने बड़े लोग थे। निराला कितने बड़े कवि रहे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री को वो जी भी नहीं लगा रहे, सीधे जवाब में एक बराबरी का रिश्ता, जबकि वो उनसे 7 साल बड़े और देश के प्रधानमंत्री। आज साहस नहीं होगा किसी का इस तरह की कविता लिखने। आज तो अजीब स्थिति है भाई, हो सकता है लोग ही मारने लगे उसको अगर वो ऐसी कोई कविता लिखे। तो डेमोक्रेसी का क्षरण है, लोकतंत्र जो है संकट में है अगर ऐसी स्थिति। और फिर निराला हुए जिन्होंने तो नागार्जुन ने तो निराला की परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया और इंदिरा गांधी का नाम ले लेके बहुत ही खतरनाक कविताएं लिखी और जेल भी गए इमरजेंसी में। और फिर एक बात कहना, उसको भूल जाना या न कहना गलत होगा। मैं अध्यापक हूँ, मैं सत्य पर पर्दा डालने का काम क्यों करूँ। मैंने कल आपसे कहा कि गालिब ने अंग्रेजों की आलोचना की अपनी कविता में, क्योंकि कविता में आलोचना करना थोड़ा आसान होता है, कविता सिंबॉलिक होती है ना। अब जैसे कह दिया दो शाह को दुआ गालिब वजीफा पास। अब कोई कहे कि आपने अंग्रेजों के, तो वो कहेंगे नहीं अंग्रेजों के लिए नहीं लिखा है, हमने बहादुर शाह के लिए लिखा है। गए वो दिन जो कहते थे नौकर नहीं हूँ, तो कह रहे हैं हमें गुलाम बना लिया गया, कविता में कह रहे हैं। लेकिन गद्य में क्या कर रहे हैं कि डायरी लिख रहे हैं, उसमें अंग्रेजों की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि जीविका भी तो कमानी है, वजीफा चाहिए था। रघुवीर साहब कविता में तो बड़ा उन्होंने क्रांति दी, लेकिन दिमाग में इमरजेंसी के समर्थन में संपादकीय लिख दिया। नागार्जुन जेल तो गए इमरजेंसी में, लेकिन फिर उस समय संजय गांधी एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अथॉरिटी थी। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अथॉरिटी एक शब्द है जिसको जानना चाहिए आप लोगों को। एक ऐसा व्यक्ति जो ताकतवर है, जिसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं थे, उप प्रधानमंत्री नहीं थे, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन चलती हुई थी क्योंकि वो इंदिरा गांधी के बेटे थे। इमरजेंसी जब लगी है तो संजय गांधी की मतलब एक संस्मरण एक कवि का है, विष्णु खरे का, हिंदी के प्रमुख कवि रहे हैं, अभी हाल में डेथ हुई है। वो संजय गांधी से निकट थे, तो कुछ साहित्यकार इमरजेंसी दौरान जेल में बंद थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको जेल से छोड़ दिया जाए ऐसी रिक्वेस्ट लेके वो संजय गांधी के पास गए, क्योंकि ये निर्णय संजय गांधी ही करते हैं, किसको जेल में डाल दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए। तो आप सोचिए ये फ्यूडलिज्म है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। जिस कमरे में बड़ा सा कमरा था, संजय गांधी मिलते थे लोगों से, उसमें कोई कुर्सी नहीं थी, केवल एक कुर्सी थी जिस पर वो संजय गांधी बैठे।
तो जाहिर है कोई भी आदमी जाएगा, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उसको खड़े रहना पड़ेगा। तो विष्णु खड़े अंदर गए, इन्होंने कुछ कहा कि वो फला साहिबकार जेल में बंद है, तो उनको छोड़ दीजिए, रिहा करवा दीजिए। तो बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया, माफी मांग बस, बात खत्म। ये मुझे इसलिए याद आ गया कि नागार्जुन ने क्षमा मांगी थी, तब वो जेल से छोड़े गए, 1 साल शायद जेल में रहे। लोगों ने पूछा कि भाई आपने क्षमा क्यों मांगी इंदिरा गांधी के खिलाफ कविता की? तो कहा नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। उनके मित्र हैं त्रिलोचन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नागार्जुन को क्षमा नहीं मांगनी चाहिए थी। तो इंटरव्यूअर ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं मर जाता गया। तो त्रिलोचन बोले मर जाते तो अमर हो जाते, तब तो हो ही जाते भाई। अमर तो वैसे भी है अपनी कविता की बदौलत, लेकिन तब ज्यादा यश मिलता, भगत सिंह वाला यश मिलता। भगत सिंह को जो यश मिला वो उतना सम्मान, उतना यश मेरे ख्याल से गांधी का भी नहीं है, नेहरू का भी नहीं। एक आलोचक हैं, वो बताते हैं, और पार्टी के नेता भी हैं CPI-ML के, रामजी राय, समकालीन जनपद के संपादक हैं। वो बताते हैं कि जो ट्रक वाले होते हैं, जो ड्राइव करते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो भी अपनी स्टीयरिंग के सामने 2 तस्वीरें चिपका देते हैं, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, एक तरफ भगत सिंह। तो जनता जो है महत्व देती है बलिदान को, शहादत को, उत्सर्ग, प्राणों का उत्सर्ग किया देश के। तो निराला लिख रहे हैं, वह था किशोर काल, मैं था 17 का 24 के जवाहरलाल। ये कविता की स्टाइल में भी एक प्रेम दिखता है मेरे लिए। और उसी में एक लाइन है, ब्याह नहीं हुआ था शुभ्र कमला से उस काल। कमला से उस समय शादी नहीं हुई थी, जब वो 24 साल की थी। उसमें कविता उन्होंने कहा कुछ सुनाओ, नेहरू जी ने कहा कुछ सुनाओ। तो निराला कहते हैं मैंने गीता के कुछ श्लोक सुनाए, गीता की आवृत्ति करके सुनाई मैंने। पूरी कविता तो नहीं याद है, अंतिम पंक्तियां हैं, मैं हूं कवि आज, धन्य नेता है जवाहरलाल। तो धन्य शब्द में व्यंग्य है कि वो तो बड़े आदमी हो गए, मैं कवि हूं। कवि में कोई विशेषण नहीं लगा, कवि के पास होता भी नहीं है कुछ, केवल कविता होती है। रघुवीर साहब ने एक कविता लिखा है, मेरे देश के लोगों मुझे माफ करना, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता और ना ईश्वर के विषय में संभ्रम पैदा कर सकता। क्योंकि जो वही बात है ना, नई जो कविता है, नया साहित्य है, वो ईश्वर का कोई प्रलोभन या उसका झांसा नहीं देता। कोई आदमी कवि ये नहीं पूजा पाठ की बात नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो आधुनिक रचना नहीं होगी, अभी भी नहीं होगी। जबकि कल मैंने कहा था कि साम्यवाद का पराभव हो गया है अधिकांश देशों में, कहीं कहीं वो जीत भी जाता है, जैसे नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार बन गई और चीन यद्यपि वो रास्ते पर चल रहा है, कॉर्पोरेट जो पूंजी है उसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वो दावा करता है कि हम साम्यवाद हैं। और वहाँ तो चुनाव नहीं होते ना, कम्युनिस्ट अगर शासन है तो उसमें चुनाव थोड़े होते हैं, जनता थोड़े चुनती है। अब वहाँ एक कानून बना दिया गया कि वो आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं, जो चीन के राष्ट्रपति। ऐसा ही कानून रूस में भी बनाया गया है कि क्या नाम, व्लादिमीर पुतिन, वो रह सकते हैं। तो हमारे देश में कानून तो नहीं है, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही लगते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र का, और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है संसद में कल या परसों कि हमारा जो विपक्षी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी पार्टी, लगता है कि आगामी 100 साल तक वो सत्ता में नहीं आना चाहिए।
ये वाक्य भी, ये संवाद भी, ये कहने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका है कि हम रहेंगे आगामी 100 साल। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि लोकतंत्र में क्या हुआ है। वनमेला कविता पढ़िए, इनको राष्ट्रपति चुन लेती है सब जनता, इनके पास पैसा है। वो जो विडंबना जिसकी ओर इशारा किया था नेहरू जी, सॉरी निराला ने, वो विडंबना आज चरम पर है। आज अगर आप करोड़पति नहीं हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। भारत का एक आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता। करोड़ों रुपया होगा तब आप, अधिकांश जो संसद में बैठे हैं वो करोड़पति हैं। इस विडंबना पर निराला ने लिख दिया। इसी अर्थ में कवि भविष्य दृष्टा होता है, जो कल मैं कह रहा हूं, उसके पास एक प्रोफेटिक विजन होता है। दो चीजें मैं कल आपसे कहना चाहता था। एक चीज तो मैंने कन्वे कर दी थी, भविष्य दृष्टि वाली। दूसरी चीज छूट गई थी, वो ये है कि अगर रचना भविष्य दृष्टि नहीं भी है, रचना अगर बहुत गहरी है, उसकी जड़ें अगर बहुत गहरे नहीं है अपने समय की सच्चाई में, तो उसमें हाइट बहुत है। जिस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उस पेड़ में ऊंचाई बहुत है। और वो रचना अलग अलग समयों में नई नई सार्थकता अर्जित करती है। कभी गोदान लिखा गया हो, लेकिन आज भी रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। और मैंने कल आपसे कहा कि अंधेर नगरी में कोई भविष्य दृष्टि नहीं है। अंधेर नगरी तो भारतीय हरिश्चंद्र के समय का आख्यान है, उनके समय की विडंबना है। ब्रिटिश हुकूमत की उसका अंधत्व है, अंधापन है। लेकिन कोई भी शासक जो अंधा होगा उसको बुरी लगेगी, वो नाटक खराब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। नाटक में जो ताकत होती है, हैमलेट शेक्सपियर का नाटक, हैमलेट आप पढ़िए या उसको देखिए। मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन सौभाग्य से जो कल मैं आपसे कह रहा था टाटा स्काई थिएटर पर, मैंने उसका मंचन देखा हाल में मराठी में। हालांकि उसमें दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि सब टाइटल्स आते थे, उसमें चाचा जो है हैमलेट का, वो हैमलेट के पिता का यानी अपने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। और हैमलेट का जो पिता है वो राजा है, तो राजा का मर्डर करके वो राजा बन जाता है और हैमलेट की माँ से शादी करता है। कुछ ऐसा है कि अपने बड़े भाई की पत्नी से शायद उसका प्रेम, या उसको प्रेम कह लीजिए, या एक संबंध हो गया था। तो उसमें ब्लाइंड होता है ना, जो लव इज ब्लाइंड जो कहा जाता है, तो लव इज ब्लाइंड, शायद लव ब्लाइंड ना हो, लेकिन जो सेक्स इज ब्लाइंड, लव ब्लाइंड है ये मानने में मुझे असुविधा है। लेकिन जो लव का जो वो आयाम है वो तो माना जा सकता है दैट इज ब्लाइंड। फिर उसमें वो दिखाई नहीं पड़ता। नींद अनीति सत्य असत्य सदाचार दुराचार कुछ नहीं देखता, ब्लाइंड। तो उसने बड़े भाई की हत्या की, राजा बन गया, और फिर वो अपने बड़े भाई को अपनी शादी भी कर, और नींद में जहर दे दिया राजा को, और प्रजा ने कह दिया कि वो तो सोते समय पता नहीं कैसे डेथ हो। तो ये जो हैमलेट है, इसको संदेह होता है तो मेरे कुछ गड़बड़ है इसमें। उसको संदेह इसलिए होता है कि उसमें एक बड़ा मार्मिक डायलॉग है कि जानवरों के आंसू भी इतनी जल्दी नहीं सूखते जितनी जल्दी मेरी माँ के आंसू सूखते। इसलिए शेक्सपियर इसीलिए बड़े राइटर हैं। जानवर भी रोते हैं। शेक्सपियर ने देखे होंगे जानवरों के आंसू, या उनकी करुणा देखी हो, तभी ना ये लिखा। फिर क्या होता है कि उसमें एक युक्ति का सहारा लिया गया है। युक्ति है अयथार्थ के माध्यम से यथार्थ का संप्रेषण, जो काम अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध करते हैं, उसमें एक युक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है फैंटेसी।
फैंटेसी के माध्यम से यथार्थ का संप्रेषण होता है। जो घटनाएं घटती हैं कि मार्शल लॉ लग गया, उसमें कवि भाग रहा है, नरेटर भाग रहा है और कह रहा है कि मुझे लोग कह रहे हैं मार दो साले को, जाने ना पाए, साले शब्द आ गया, कविता इतनी बदल गई। कामायनी में क्या कह रहे थे प्रसाद जी? रचित परमाणु पराग शरीर, फूलों के जो पराग होता है ना, फूलों का, उस पराग के कणों से श्रद्धा के शरीर की रचना हुई। इतनी कोमल, इतनी मधुर कविता थी, इतनी संभ्रांत कविता थी। वो सौंदर्य तो कल्पना में ही संभव है जहां फूलों के पराग से स्त्री की देह की रचना हुई। इतनी कोमल है, इतनी सुंदर है, इतनी उसमें लालिमा है, इतना उजास है, मतलब सौंदर्य की आभा है। उसका क्या हुआ? वो कविता जो लिखी गई सन 36 में, कामायनी महाकाव्य, वो सन 62 तक आते आते कवि को लिखना पड़ रहा है कि मार दो साले को, जाने ना पाए, मुक्ति को लिखना। ऐसा हुआ नहीं था उनके जीवन में, लेकिन ये फैंटेसी है कि ऐसा संभव है। फैंटेसी के माध्यम से, काल्पनिक चित्रों के माध्यम से उन्होंने बताया कि यथार्थ कितना दारुण है, कितना हिंसक है। इसमें कोई व्यक्ति मारा जा सकता है अगर वो निर्दोष है, अगर वो न्यायप्रिय है, अगर उसका गुनाह क्या है? रात के अंधेरे में जुलूस जा रहा है जिसमें देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोग शामिल हैं, सेना के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उसमें उद्योगपति हैं, और शहर का वो कुख्यात हत्यारा डोमा ही उस्ताद और जगमगाते कविगण भी हैं, आलोचक भी हैं। और मुक्तिबोध का गुनाह क्या है? हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, मैंने देख लिया कि ये लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। हाय हाय मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। जो सत्य बोलेगा उसको सजा मिलेगी। सत्य बोला था ना ब्रूनो ने, मैंने बताया आपको कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो उसको ठूठ से बांध के जिंदा जला दिया गया इटली में, जहां की सोनिया जी। सत्य बोला था मुक्तिबोध ने, या बोलने की कोशिश की, तो उनके पीछे भारत सरकार ने सीआईडी लगा रखी। सच है, उस समय की सरकार, नेहरू सरकार। और रघुवीर साहब ने लिखा, रघुवीर साहब को फिर बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका थी ना दिनमान, तो इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी में ठीक है उन्होंने समर्थन में लिख दिया इंदिरा गांधी के, लेकिन थे तो लोहिया जी के समर्थक, समाजवादी लोहियावादी थे, लोहियावादी समाजवादी थे। इसलिए इंदिरा जी जब लौट के पावर में आई सन 80 में, तो दिमाग से निकाल दिया गया रघुवीर साहब, और बेरोजगार रहे करीब 8-9 साल, और कठिन संघर्ष के बीच हार्ट फेल से मृत्यु हुई 60 साल की, मात्र 60 साल। और उन्हीं रघुवीर साहब ने लिखा है, यह संस्कृति उसको कोसती है जो सत्य से विरक्त है, सत्य से जो मुंह मोड़ लेता है उसका इस संस्कृति में उसकी तरक्की हो। यह संस्कृति उसको कोसती है जो सत्य से विरक्त है, देह से सशक्त और दानशील धीर है, लेकिन भड़क कर जो उग्र हो उसको तुरंत मार देती है। जो असत्य के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको मार देता है। कविता की पंक्तियां हैं, भड़क कर जो उग्र हो उसको तुरंत मार देता है। ये उनके जीवन में हुआ, मतलब मारने के तो तरीके होते हैं ना, आपको नौकरी से निकाल। यही तो कह रहे थे मुझको कि मैं सत्य नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि बच्चे भीख मांगते, उसी कविता की लाइन में अंधेरे में। तो ये चीजें हैं, और यहाँ पे आप करोड़पति नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान क्या कहता है? संविधान जो कहता है उस पर भी रघुवीर साहब को लिखा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने का
अधिकार बना। ये कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन अब आज की स्थिति में कोई कॉर्पोरेट घराने जब आपके ऊपर 5,000 करोड़ रुपया लगाएंगे, 5,000 करोड़ रुपए व्यक्तिगत विज्ञापन लगाएंगे, तब आप जनता तब आपको जानेगी कि आपका ये नाम है, आपके ये विचार हैं, आप भोजन में ये चीज़ पसंद करते हैं, आप महान हैं। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं। कि हमको नहीं जानेंगे, लेकिन हमारे ऊपर आप 5,000 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, 100 करोड़ रुपए भी लगा दो तो पूरा देश जान जाए, या आपके ऊपर लगा दे, किसी भी लगा दे। लोग कहते हैं विकल्प नहीं है, मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ कि आप विकल्प है, लेकिन पूंजी तय करेगी ना कि विकल्प कौन है, कॉर्पोरेट घराने तय करेंगे। और वो तब तय करेंगे जब उनको लगेगा कि हमारे इंटरेस्ट को आप कैटर करें। कैटरर्स होते हैं ना, खाना खिला, कैटर करने का इस्तेमाल बहुत अर्थों में होता है, अंग्रेजी का शब्द है ये। तो नेहरू जी के लिए निराला ने अबे सुनने गुलाब भी लिख दिया कुकुरमुत्ता में, और बाद में इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, तो नागार्जुन ने लिखा कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। तो बाप यहाँ नेहरू जी है कि आपके पिता तो इतने क्रूर नहीं थे, स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, देश के लिए त्याग किया था, 9 साल जेल में रहे थे वगैरह वगैरह, लेकिन आप भूल गए। और आप शांति निकेतन में पढ़ी थी, उसमें लाइन है, बचपन में टैगोर गांधी के पास नहीं, फिर टैगोर के साथ नहीं। फिर बहुत अद्भुत लाइन लिखी है उसने, फिर क्यों उलट दिया संगत की छाप को, इंदू जी क्या होगा। संगत कितने महान लोगों की थी, रविन्द्रनाथ ठाकुर की ये शांति निकेतन में पढ़ी, गांधी जी के साथ रही, और संगत की छाप को ही उलट दिया। क्या हुआ आपको छात्रों के खून का चस्का लगा, लाठीचार्ज होते थे छात्रों को, तो उनमें खून रहता था। तो एक कवि इतने साहस से कह रहा था, और कहते नहीं थे, वो फेसबुक का जमाना नहीं था, फेसबुक पर लिख दिया और घर में हाथ में, नुक्कड़ों में सुनाते थे, रास्तों में सुनाते थे, गलियों पर, सड़कों में, आंदोलनों में, भाषणों में, जनसभाओं में, बिहार में, यूपी में, दिल्ली में भीड़ लग जाती है। नागार्जुन बहुत पॉपुलर हो गया, छात्रों तभी तो जेल में डाल दिया गया, छात्रों के खून का चस्का लगा आपको, और काले चिकने माल का मस्का लगा। हाँ जी हाँ, यही हुआ आपको, यही हुआ। तो काले चिकने माल जो कहा जाता है, ये पूंजीपतियों की पूंजी के कारण, ये पूंजी है जो आपको सपोर्ट करे। लेकिन कविता जो इतनी तेजस्वी रही, इतनी क्रांतिकारी रही, वो आज शायद उसमें वो तेज नहीं रह गया। तो ये तो कविता का हाल है। लेकिन आप जो है हमारी परंपरा को अगर देखिए, तो इसमें जो महाकाव्य लिखे गए, कल बात में कह रहा था, उनमें मृतकों को उठाया, ज्यादातर जो कृतियां रची गई, महान कृतियां, बड़ी कृतियां भारतीय परंपरा में, केवल हिंदी में नहीं, भारतीय भाषाओं में, उन्होंने मूल टेक्स्ट जो आधार बनाया वो रामायण को बनाया और महाभारत के आख्यानों पर कई नए उपन्यास लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, और रामायण के आख्यान को लेकर भी जैसे साकेत लिखी गई, राम की पूजा लिखी गई, और नरेश मेहता ने वो लिखी संशय की किताब, और शिवाजी सावंत ने कर्ण पर उपन्यास लिखा, और कर्ण पर काव्य लिखा, दिनकर ने रश्मि रखी। तो ये पूरी आपको ट्रेडिशन दिखेगी। मराठी में ययाति नाम का विष्णु सखाराम खांडेकर ने नॉवल लिखा, ऐसे तांता लगा हुआ आज तक लिखा जा रहा है। द्रौपदी पर काव्य लिखी है, प्रतिभा राय का अभी उपन्यास आया है, ओडिया की है वो। तो चाहे ओडिया हो, चाहे मराठी हो, चाहे बांग्ला हो, चाहे हिंदी हो, इन सब में रामायण और महाभारत से कथानक ले लेकर
कविताएं लिखी गई, उपन्यास लिखे गए, लेकिन पहले ऐसे राइटर हुए प्रेमचंद जिन्होंने प्लेज किया, प्रतिज्ञा की कि मैं जो कुछ लिखूंगा सत्य लिखूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। और उन्होंने तुलसी जयंती पर भाषण देने से मना किया। कल मैंने आपसे बताया था, उन्होंने कहा कि इसमें जो अलौकिक चमत्कार हैं, लीलाएं हैं, उनमें मेरी आस्था नहीं है, इसलिए तुलसी पर मत बुलाओ मुझे, मैं तुलसी से न्याय नहीं करूँगा, उन पर अच्छा नहीं बोल पाऊंगा। और उन्होंने कोई मिथक नहीं लिया। आप उनकी कहानियों में जाइए, उपन्यासों में जाइए, मिथकों पर उन्होंने नहीं लिखा। राम पर, कृष्ण पर, कर्ण पर, कई इस तरह के पात्र उनके यहाँ नहीं मिले, न इस तरह के कथानक मिले। सारे कथानक नए, सब समाज के डिटेल्स हैं, समाज की घटनाएं, समाज के चरित्र हैं। चाहे बड़े भाई साहब जैसी कहानी हो, चाहे नमक का दारोगा हो, डिटेल्स में क्या जाना, चाहे कफन हो, चाहे उनके गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला जैसे उपन्यास हो। हाँ, जब भी कोई नया लेखक आता है तो वो परंपरा को बदलता, परंपरा को तोड़ता, परंपरा को तोड़ के भी परंपरा का विकास किया, जिसको कहते हैं ना नई जमीन ब्रेक। कहते हैं कि इन्होंने उपन्यास की दुनिया में नई जमीन तोड़ी। तो तोड़ने का नष्ट करना नहीं, तोड़ी माने एक नया क्षेत्र जो है खोला, एक नया दरवाजा खोला। तो जब वो नया दरवाजा खोलेगा, नई जमीन ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, तो उसका विरोध होता है। अरे प्रेमचंद क्या है, ये कोई कथाकार है, ऐसी कहानियां होती है, ऐसा साहित्य होता है, ये साहित्य है, ये पंच परमेश्वर और ये क्या है, इसमें तो कोई कलात्मकता नहीं है, इसमें भाषा का भी कोई उत्कर्ष नहीं है, इसमें तो आए दिन की रोजमर्रा की घटनाएं हैं और गांधी जी का प्रचार है। गोरखपुर में महात्मा गांधी का भाषण सुनकर प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और उनकी जो रचनाएं हैं उनमें एक किस्म का गांधीवाद, एक किस्म का सुधारवाद, एक किस्म का आदर्शवाद उनके उपन्यासों में दिखता है। वहाँ कोई आश्रम बन जाता है, उस आश्रम में लोग चले जाते हैं और इस तरह से एक सुखद अंत दिखाते हैं वो उपन्यासों में। और गांधी जी का बहुत प्रभाव है उनकी चेतना पर, उनके विचारों पर। और जो श्रेष्ठ चीज होती है वो उसमें सादगी होती है। प्रेमचंद की रचनाओं में सादगी बहुत है। जो इत्र होता है, सबसे अच्छा इत्र, सबसे महंगा इत्र, वो तीखा नहीं होता। जो सस्ता इत्र होगा बहुत तीखा होगा, ऐसा लगेगा कि मजा आ गया, लेकिन वो मजा नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी का इत्र नहीं होगा। इत्र जो सबसे महंगा होगा वो तो बहुत ही सिंपल होगा। तो वैसे ही साहित्य में भी होता है कि जो बड़ी चीज होती है उसकी महानता तुरंत नहीं नजर आती, उसका नशा धीरे धीरे चलता है। अच्छी जो, पता नहीं क्लास में कहना उचित है कि नहीं, लेकिन अच्छी चीज का नशा धीरे धीरे चलता है। और जो खराब चीज होगी तुरंत आप गालियां बकने लगेंगे, है ना। वो जो यीशु माधव पीते हैं वो तो कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, और उसमें वो डांस कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड अपना। वो कहानी क्या दिखाती है? वो कहानी डीह्यूमनाइजेशन दिखाती है। अमानवीय परिस्थितियों में अगर आपको जीने के लिए बाध्य किया जाएगा तो आपका भी अमानवीयकरण हो जाएगा, डीह्यूमनाइज। अंदर वो तड़प रही है, उसकी पत्नी है, उसकी बहू है, और कोई डॉक्टर को लेने नहीं जा रहा है, कोई उसका हाल पूछने नहीं जा रहा है। वो इस चक्कर में है कि ये बना हुआ आलू, अगर मैं अंदर गया हाल पूछने, तो पति सोच रहा है अगर मैं अंदर गया तो ये खा जाएगा, और उसका जो ससुर है वो सोच रहा है कि अगर मैं गया मोहल्ले में बुलाने किसी महिला को कि मदद कर दो, मेरी बहू संकट में तकलीफ सह रही है, तो ये खा जाएगा। और होता क्या है, वो मर जाती। सबसे बड़ी रचनाएं कौन सी मानी? कहानियों में कफन मानी है,
नॉवेल्स में गोदान लगा लिया। क्यों? बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन। दोनों मृत्यु, कोई आश्रम नहीं खुलता, कोई सुखद अंत नहीं है, ट्रेजिकल, उमर जाती है फालतू के चक्कर में। भयंकर अमानवीकरण की स्थिति है, डीह्यूमनाइजेशन। एक सैनिक अफसर ने एक शाम मुझे 2019 में फोन किया, शाम को 5 बजे, कहा मैं कश्मीर में पोस्टेड हूँ, और नाम सब बताया था और अपना नंबर भी दिया था, और मैं आपकी कविताएं पढ़ता हूँ, हिंदी की पढ़ता हूँ, आपकी भी पढ़ता हूँ, ये कहा। मैंने कहा क्यों, आप तो सेना अधिकारी हैं, इसमें कैसे लिखी है, और सबसे कठिन पोस्टिंग कश्मीर। तो कहा मैं कविता इसलिए पढ़ता हूँ कि डीह्यूमनाइज न हो जाऊँ। इतने मुश्किल हालात में हम लोगों को काम करना है, आतंकवादियों के बीच काम करना। अब ये सब रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, तो ऐसी बातें भी उन्होंने बताई जो याद नहीं कह सकते, अकेले में बता दूंगा। इतनी भयानक स्थिति है, क्या करें? उसमें वो आदमी कह रहा है कि कविता इसलिए पढ़ता हूँ डीह्यूमनाइज न हो। तो साहित्य आपको मनुष्य बनाए रखने में मदद करता है। लोग उसको पढ़ के आत्महत्या करने जा रहे थे और आत्महत्या नहीं की, ऐसे भी उदाहरण। तो इनके बारे में क्या कहा गया शुरू में? उस समय के सबसे बड़े आलोचक थे नंद दुलारी वाजपेयी। बड़े आलोचकों में थे, सबसे बड़े तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बड़े आलोचक। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद कहा नहीं लिखा है, प्रेमचंद लेखक नहीं है, प्रेमचंद प्रोपेगेंडिस्ट है। This was the word used by नंद दुलारी वाजपेयी कि वो प्रोपेगेंडिस्ट है, प्रोपेगेंडा करते हैं, वो पार्टी का प्रचार करते हैं, कांग्रेस के या गांधी जी के विचारों का प्रचार करते हैं। कला नहीं है उनके पास। यही रघुवीर साहब ने कहा कि अखबारी कविता लिखते हैं। कविता तो कामायनी है, ये थोड़े कविता है लोकतंत्र का अंतिम क्षण है कहकर आप। ये तो अखबारी खबरें हैं जिनको ये कविता में बदल देते हैं। जब भी कोई नई शुरुआत करता है उसका विरोध होता है और बाद में प्रतिष्ठित होता है। बिना विवाद के कैसी प्रतिष्ठा? निराला का बहुत विरोध होता है, निराला के खिलाफ लगातार उसमें छापा गया, विशाल भारत, बनारसी दास त्रिवेदी छापा, और निराला के समर्थक आलोचक जब प्रकट हुए रामविलास शर्मा, उन्होंने बड़ा काम किया निराला, तो उससे दिक्कत हुई। पंत जी ने काव्य लिखा लोकायतन, उसमें रामविलास शर्मा का चित्रण एक पहलवान के रूप में किया गया है, एक ऐसा पहलवान जो बदमाश टाइप का है और वो निराला का समर्थन है। लेकिन कालांतर में क्या साबित हुआ? मैं आपसे घर में सोच रहा था कि आज मैं क्या कहूँगा, क्लास में क्या होगा, तो कविता में दो कवि हैं, निराला आज़ादी के पहले के और आज़ादी के बाद के मुख्य, ये सबसे बड़े। और गद्य में प्रेमचंद और हरिशंकर प्रसाद। नाम और भी बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर आपको समय कम मिले तो आप उनको पढ़ के भी जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत अगर कोई पूरा पढ़ ले तो बहुत आगे जाएगा। हम ही ने नहीं पूरा पढ़ पाया। जिंदगी इतना अवकाश कहाँ देती है ना मन चाह जीवन की। तो समाधान लेखक, हाँ, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात हुई। किताब है नंद दुलारी वाजपेयी की, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 2 बज गया, 2:45 पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि किसी उसमें जाना है। पिताजी नहीं रहते तो उनकी देर भी है, आज जाना होगा, लेकिन मंडे को
ही एक किताब है नंदलाल वाजपेयी, उसमें उनके कुछ निबंध हैं। उसमें लिखा है, प्रेमचंद तो प्रोपेगेंडिस्ट है किसी लेख में, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें एक तारा बना हुआ है, स्टार, और फुटनोट लगा हुआ है। फुटनोट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मुझे भूलते ही नहीं। फुटनोट में लिखा है, लेख में विरोध है प्रेमचंद, फुटनोट में लिखा है, गोदान के छपने के बाद हमारी इस धारणा में बदलाव आया। गोदान जब छपा तो उन्होंने मान लिया कि प्रेमचंद एक लेखक है, उसके पहले उन्हें प्रोपेगेंडिस्ट कहते हैं। क्यों मान लिया? क्योंकि गोदान कोई समाधान नहीं सुनाता, कफन कोई समाधान नहीं सुनाता। रघुवीर साहब जी की कविताएं कोई समाधान नहीं सुनाती। समाधान है नहीं तो सुझा कैसे दो? हाँ, ये समाधान सुझाते राम की शक्ति पूजा में। अंत में देवी प्रकट हुई और देवी का होगी जय है पुरुषोत्तम। लेकिन उसकी एक बड़ी अच्छी व्याख्या अभी आलोक धर्मा जी ने की, जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। मुझे इस लाइन में ये लाइन अच्छी नहीं लगती थी, होगी जय। मुझे लगता था कि इस बड़ी महान कविता का कृत्रिम अंत किया, लेकिन आलोक जी ने कहा कि आप सोचिए, निराला अपना सब कुछ खो चुके थे। जो इस समय ये आया हुआ है कोरोना वायरस, 2-2.5 साल से पूरी दुनिया की हालत खराब है, हमारी खराब है। हमारी अप्रैल में हमारा पूरा परिवार ही बीमार था, बेटी एडमिट रही अस्पताल में 1 हफ्ते, भयानक स्थितियाँ। किसी तरह बच गए। जिस अस्पताल में जाते थे उसमें जो डॉक्टर का अटेंडेंट है, उससे अभी हाथ में भेंट हुई महीना और पहले, जिस डॉक्टर ने हमें ठीक किया था, बड़े डॉक्टर हैं वो। तो मैंने उससे पूछा कि तुमको भी हुआ था क्या? तो बोला कि बच गए। देखिए आम आदमी कैसे बात करता है, उसमें भी साहित्य तो वही होता है, वहीं से लेंगे तभी आप बड़े लेखक बनेंगे। उसने कहा नहीं, मतलब कहा कि बच गए, नहीं तो हमारी तस्वीर पर भी माला चढ़ी होती, ये कहा उसने। तो हमने कहा वो जो डॉक्टर साहब हैं उनको भी हुआ था क्या? ये तो बहुत बड़े डॉक्टर है, विश्वास ही नहीं होता है कि उनको हुआ होगा। अब वो सीधे सीधे कैसे कह दे, उनका अटेंडेंट है। तो उसने कलात्मक तरीके से कहा, उसने कहा कि बचा कौन था, प्रश्न कर दिया। इसमें बचाव भी कर लिया उसने अपना, और मुझे ही संप्रेषित भी कर दिया कि उनको भी हुआ था। तो उसमें इतनी बड़ी महामारी सन 1918 में आई भारत, उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। जी सर। और उसमें एक अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग मरे। और निराला जी थे बंगाल में, और निराला की उम्र थी 22 साल। तब तो जल्दी शादी हो जाती थी ना, तो इनकी शादी भी हो चुकी थी और इनके 2 बच्चे हो चुके थे। एक का नाम था रामकृष्ण और लड़की का नाम था सरोज। और निराला को टेलीग्राम मिला महिषा दल में रहते कि पत्नी सख्त बीमार, तुरंत आओ। अब सोचिए उस जमाने में वो बंगाल से चले और यहाँ पहुँचना था डलमऊ में उनकी ससुराल थी, तो मायके में थी पत्नी। जब तक वो आए डलमऊ, तब तक पत्नी की डेथ हो चुकी। फिर उनके भाभी की डेथ हुई, बड़े भाई की डेथ हुई, चाचा की डेथ हुई, भाभी के बच्चे की डेथ हुई, इतनी डेथ। बचा कौन? एक खुद बचे और 2 बच्चे बच गए, रामकृष्ण और सरोज। 22 साल की उम्र में मुझसे आलोक जी ने कहा कि आप ये तो सोचिए कि वो आदमी अपना सब कुछ खो चुका था।
जो अपना सब कुछ खो चुका था उसने ये गीत गाया, होगी जय हे पुरुषोत्तम, 1936 में। इसमें भी भविष्य दृष्टि कि देश को आज़ादी मिलेगी, मिली आज़ादी 1947। भविष्य दृष्टि ऐसा नहीं है कि केवल खराब चीज ही जो है वो वही देख लेता है जो राइटर है, वो अच्छा भविष्य भी देखता है। इन्हीं सड़कों से चलकर आते हैं आप बताइए, वीरेंद्र अग्रवाल की कविता की लाइन है, इन्हीं सड़कों से चलकर आएंगे हमारे भी जन, हमारे लोग भी इन्हीं सड़कों पर चलकर आएंगे जिन सड़कों पर चल के आपताई आती है। तो कविता विश्वास भी जगाती है। हमने एक बार हिंदी के जो बहुत महत्वपूर्ण बहुत मशहूर कवि थे कुंवर नारायण जी, उनसे एक बार मैंने कहा उनके घर पर कि ट्रेजिक अंत वाली रचना महान होती है। थोड़ा एक ये भी तरीका होता है सत्य को जानने का या अपने ज्ञान को बढ़ाने का कि आप किसी बड़े आदमी से मिलने जाएं तो उसको छेड़िए, उसके सामने कोई विचार रखिए तो उससे आपको वो कुछ बताएंगे। ये मैंने छेड़ा, मैंने कहा सर इसे अंधेरे में है या गोदाम है, कफन है, ट्रेजिक अंत यहाँ है, काफ्का की कहानियाँ हैं जो मैंने कल जिक्र किया था, उनमें कोई समाधान नहीं है, अंत बड़ा दुखद होगा, लेकिन वो महान है रचना, वो निराश नहीं करती। देखिए बड़ी रचना निराश नहीं करती, गोदाम निराश नहीं करता, गोदाम सावधान करता कि भारत के किसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेजिक अंत है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि राइटर जो है वो निराश कर रहा है, राइटर निराश नहीं कर रहा है, राइटर पूरे समाज को जगा रहा है, जागो तुम्हारा किसान मर रहा है, तुम्हारे किसान की सब जमीन बिक गई, वो भूमिहीन मजदूर हो गया और सड़क पर मजदूरी करते समय गर्मियों की जलती हुई दोपहर में लू लगने से आकस्मिक मृत्यु, असमय मृत्यु होती है। कोई 45 साल या 45-50 की उम्र में ये कोई डेथ की उम्र है? और वो यथार्थ आज कहाँ आ गया कि करीब 4 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 25-30 साल। प्रेमचंद के समय में मृत्यु होती थी, आज वो आत्महत्या है। यथार्थ और ज्यादा हिंस और दारुण हुआ है, तकलीफ दे। क्यों? क्योंकि आपने ये भूमंडलीकरण की नीतियां लागू की, उसके बाद किसानों की आत्महत्या का सिलसिला शुरू हुआ। 1990 के पहले किसान इस देश के आत्महत्या नहीं करते थे। यह है प्रेमचंद की प्रासंगिकता। यह होता है कि रचना जो लिखी जाती है काल के भीतर ध्वनित होती रहती है और नए नए अर्थ वो अर्जित करती है। तो ये है, तो मैंने कुंवर नारायण जी से कहा तो उनकी दृष्टि चली गई थी, बहुत वृद्धावस्था थी, दिखाई पड़ना बंद हो गया था। ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था उन्हें, सारे अवार्ड्स मिले थे, बड़े कवि, हमने उन पर PhD किया उन्होंने। तो मैं तो उनके घर बहुत जाता आता था। तो मेरी किताब राजकमल ने छापी, राजकमल प्रकाशन में, कुंवर नारायण, उसका नाम है जीने का उदात्त आशय। प्रसंगवश बताया तो मैंने कहा उनको दिखाई भी नहीं पड़ता था लेकिन दिमाग तो सही काम करता था। तो उन्होंने एक बड़ी बात बताई, बोले ये जो तुम कह रहे हो इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। और कालिदास की वो रचना बताई विक्रमो विष्णु है, एक रचना है जिसमें उर्वशी और पुरुरवा का संबंध है और उस संबंध में कुछ ऐसा शर्त रखी थी उर्वशी ने कि ठीक है वो अप्सरा थी, शादी तो कर लेंगे, लेकिन अगर किसी दिन आपने मुझे बिना वस्त्रों के देख लिया उसी दिन ये रिश्ता समाप्त हो जाए। तो वो आवेग इतना ज्यादा होता है प्रेम का कि हर शब्द स्वीकार कर लेता है। दशरथ ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है कैकेयी के बच्चे को हम राजा बनाएंगे, लेकिन उस समय आवेग था तो स्वीकार कर लिया, शादी हो जाए किसी तरह से। बाद में वो राम को बनाने लगे। ऐसे ही इन्होंने
दुष्यंत ने किया। ये भी महाभारत का आख्यान है, दुष्यंत से पुतला, जिस पर कालिदास ने बाद में काव्य लिखा। देखिए महाभारत और रामायण से ही सारे बड़े बड़े कवियों और उन्होंने सबने काम किया, केवल प्रेमचंद ने उसको जमीन पे उतार दिया। प्रेमचंद किसी मिथक का सहारा नहीं। तो एक उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो संबंध चलता रहा, और एक दिन क्या हुआ कि वो उनमें प्रेम हुआ, वो पूर्वा उर्वशी में, और अचानक जो है बिजली कड़की आसमान में, और उस बिजली की कौन में उन्होंने उर्वशी को देख लिया, रिश्ता खत्म, तो चली गई। लेकिन कुंवर नारायण जी ने मुझसे कहा कि देखो, उसने जाते समय कहा है कालिदास के नाटक में कि मैं एक दिन लौट के आऊंगा। तो ट्रेजिक अंत वाली रचना ही महान होती है। इसके विरोध में कुंवर नारायण जी ने एक उदाहरण कि महान तो वो भी हो सकती है जिसमें जाते समय उर्वशी कहती है कि मैं आऊंगा, एक दिन मैं लौट के आऊंगा। तो चीजें लौट के भी आती हैं, अच्छे भी दिन आते हैं। देश को आजादी भी मिली, विभाजन हो गया था इसका, पूर्वी जर्मनी और क्या हुआ था, एक हो गए ना दोनों। हो सकता है किसी दिन भारत पाकिस्तान एक हो जाए। सपना देखने में क्या बुरा है? सपने तो बड़े देखने चाहिए ना। युद्ध का सपना देखने से अच्छा है कि हम एक ही हिंदुस्तान का सपना देखें। उसी दीवार को गिरा दिया था जर्मनी के लोगों ने, जो बीच में दीवार खड़ी की गई विभाजन। तो गोदान के बारे में क्या है कि कल मैंने आपसे कहा कि वो पहली बड़ी रचना है, महाकाव्यात्मक रचना है भारतीय हिंदी परंपरा में, जिसका नायक सवर्ण ने। उसके पहले जितनी बड़ी रचनाएं हैं उनके नायक राम है, कृष्ण है, क्षत्रिय है, या मतलब वो मनु जो है रामायणी का जो नायक है वो भी तो मनु भी तो सवर्ण ही है। पहली रचना है महाकाव्यात्मक, जो राल्फ फॉक्स ने कहा कि आधुनिक युग का महाकाव्य है उपन्यास, जिसका नायक पिछड़ी जाति से संबद्ध है। होरी महतो उसका नाम। और कहानी क्या है, उसकी इच्छा क्या है, जिस इच्छा की इतनी बड़ी सजा उसको दी जाती है, इतनी बड़ी सजा मिलती है, दी नहीं जाती, मिलती। क्या है उसकी इच्छा? वो कहता है कि लोग कहेंगे, अगर आप गांव से संबद्ध हो, मैं तो गांव का ही हूँ, मुझे याद है कि दरवाजे पर हमारे पिताजी एक महंगी गाय खरीदते थे, क्योंकि वो दरवाजे की शोभा बने। लोग कहेंगे कि देखिए पंडित जी के यहाँ बढ़िया गाय है। मैं उसका समर्थक नहीं हो जाने उठा था, लेकिन एक बात हुआ। अब क्या हुआ, लोग कहेंगे होरी महतो के दरवाजे पर गाय, ये सब। और पूर्वाभास भी प्रारंभ में ही आ जाता है। जो बड़े राइटर होते हैं या बड़ी कृति जो होती है, उसमें आगे क्या होने वाला है इसकी झलक आपको शुरू में मिल जाती है। शुरू में एक संवाद है धनिया और होरी के बीच, पेज नंबर 23 पर, 23 के आसपास दोनों बात कर रहे हैं। 350 पेज का नॉवेल है जी सर, लेकिन 23वें 24वें पृष्ठ पर संवाद है। मर्द तो साठे में पाठे होते हैं, ये कहती है पत्नी कि 60 साल की उम्र में भी पाठे यानी पट्टे होते हैं, ताकतवर होते हैं, बलवान होते हैं मर्द। सर ये होरी का ऐसा है, ये होरी का नहीं, तो ये कौन कहता है 60 के होने की नौबत नहीं है? ये सारी दुनिया का जुनिया वही कहता, होली कहता 60 के होने की नौबत नहीं है। ये धनिया ने कहा है कि मर्द 60 में पार्टी। चलो अच्छा वही मान लो, लेकिन मेन बात ये है, मैं नॉवेल पढ़ाता नहीं हूँ। मैंने तो नॉवेल पढ़ा था यूजीसी का टेस्ट पास करने के बाद। जी सर।
तो बिना पढ़े अंदाजे से मालतू मेहता वाले प्रश्न का जवाब दिया, कल बताया। बाद में मैंने पढ़ा उसको, कह दिया ना शुरू में 60 के होने की नौबत नहीं आई। और फिर सबसे उल्लेखनीय बात उस नॉवल में यह है कि होली के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं किया, कोई खास षड्यंत्र नहीं है, उसकी हत्या की कोई योजना नहीं बनाता, अपने आप साधारण परिस्थितियों के जाल में फंसकर उसकी असमय मृत्यु। तो मेरे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया था नॉवेल, उनका नाम था वीर भारत तलवार। तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जो व्यवस्था अपनी साधारणता में इतनी भयावह है, शब्दों को गौर कीजिए, साधारणता में भयावह है, कोई षड्यंत्र नहीं, किसी ने नहीं गुंडे भेजे थे कि जाओ होली को मारो, फिर भी वो हालत खराब हो जाती है। और 3 प्रकार की ताकतें हैं जो उसका शोषण करते हैं। एक तो ब्राह्मण है, दूसरे वो महाजन है, तीसरे वो जमींदार है। जो सूद पर पैसा देता है महाजन है, और जो जमींदार है जिसके कारिंदे आके लाठी चलाते हैं, लगान वसूलते हैं, और पंडित है जो कहता है कि वो चांदी की काहे की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी, ऐसा कुछ है जी सर। 3 प्रकार की ताकतों द्वारा शोषित, और खेती बिक जाती है। और लालसा क्या है? साधारण सी लालसा है, गाय बकरी उसकी इतनी बड़ी सजा कि फिर वो खेत पर सड़क पर मजदूरी करने लगता है और लू लगने से उसकी मौत होती है। लेकिन मृत्यु के समय जो संवाद बोलता है वो महान है, अप्रतिम। उसकी पत्नी रोने लगती है तो वो संवाद बोलता है, यही तो कविता है, यही तो मैं कल आपसे कह रहा। ही इज ए ग्रेट पोएट इन प्रोज। मुझे याद है वो संवाद, आज मैं भूला नहीं, पढ़ा होगा मैंने 25 साल में जब मैं स्टूडेंट था। अब रो मत धनिया, कितने सरल वाक्य हैं। कब तक जिलाएगी सारी दुर्दशा तो। जीवन के बारे में अगर निराला ने कहा दुखी ही जीवन की कथा है, तो प्रेमचंद ने भी तो कहा कि रो मत धनिया कब तक जिलाएगी सारी दुर्दशा तो, और गाय की लालसा मन में ही रहे, ये भी कहता है। ये जीवन है, अपनी पूरी करुणा के साथ, पूरी विडंबना के साथ, और उस विडंबना और करुणा की समस्त सघनता डेथ के समय दिए गए उसके संवाद में, उसके कथन में, उसके बयान में आपको नजर आती है, हमको नहीं। ये प्रेमचंद की मात्रा है। प्रेमचंद ने, जिसको एर्नेस्ट हेमिंग्वे भी कहते हैं ना, उनका एक नॉवेल है फेयरवेल टू आर्म्स। एर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबेल प्राइज मिली, द ओल्ड मैन एंड द सी किताब नॉवेल है, दुबले दुबले नॉवेल है। फेयरवेल टू आर्म्स में एक कथन है कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसका अनुवाद किया है अभी परसों नहीं, अगर आप बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं, बहुत बहादुर हैं, तो ये दुनिया तुम्हें मार देगी। यही तो होली के साथ। इन 3 में से अगर एक चुनना हो तो सज्जन चुन सकते हैं उसको। सज्जन, बहुत सज्जन था, बहुत सीधा था, बहुत निरपराध था। अगर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत बहादुर हैं, तो ये दुनिया तुम्हें मार देगी। भगत सिंह बहादुर थे ना, तो मार दिया। अदालत में कहा था अपने पिता से, उनको कहा गया था कि आप माफी मांग लीजिए तो फांसी आजीवन कारावास में बदल लें। अब क्या हो रहा है? अब तो वो छोड़ दिए गए 21 दिन के चुनाव के कारण, गुरमीत राम रही जी सर, 21 दिन के लिए छोड़े गए, चुनाव हो रहा है। अब ये हो रहा है उसी देश में जिसमें भगत सिंह ने प्राणों का अवसर किया 23 साल में।
उनसे भी कम उम्र में झांसी की रानी ने किया, शायद 19 साल की, और उनसे भी कम उम्र में शायद उन्होंने किया खुदीराम बोस। 16 सबसे कम उम्र के जो इन्होंने जान ली अपनी, शायद खुदीराम बोस या झांसी की रानी खुदीराम। तो वहाँ ये रोने लगे थे पिताजी आके अदालत में जज के सामने भगत सिंह। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरे पिता यदि नहीं होते आप तो मैं आपको गद्दार कहता। आप रो रहे थे। तो इस तरह से अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, देश के लिए किया। और ये जो प्रेमचंद का नॉवेल है गोदान, इसके छपने के बाद न दुलारे वाजपेयी का माथा टंका कि नहीं ये तो बड़ा राइटर है, उसको हम प्रोपेगेंडिस्ट कहते रहे। कोई ऐसी चीज होती है चुप कर देती है ना लोगों को। गोदान ने लोगों का मुंह बंद कर दिया, कफन ने मुंह बंद कर दिया। कोई एक महान चीज, लेकिन वो महान सादगी से पैदा हुई महानता। प्रेमचंद ने अपनी सादगी के संकल्प को छोड़ा नहीं, उसकी टेक को नहीं छोड़ा, और उन्होंने एक अंक निकाला, एक और विधा पर बात कर ली है, क्योंकि गद्य विधाओं का विकास पर बात करनी है ना आधुनिक काल में, गद्य विधाओं का विकास। तो हमने अंधेर में कई बात की नाटक पर, हमने आपसे ये भी कहा कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मकथा की शुरुआत भी की थी भारतीय में, और हमने गोदान पे बात की। लेकिन आत्मकथा विधा का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ? भारतीय ने तो नहीं पूरा कर पाया अपनी आत्मकथा को, लेकिन हंस नाम की पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद, और उन्होंने एक विशेषांक निकाला, हंस का आत्मकथा विशेषांक, और उसमें अपने समय के सभी बड़े कवियों, लेखकों और आलोचकों को पत्र लिखा कि आप सब लोग हंस के आत्मकथा विशेषांक में अपनी अपनी आत्मकथा लिखी। तो लिखा लोग ऐसे भी लोगों से लिखवा लिया प्रेमचंद ने जो तैयार नहीं थे। जयशंकर प्रसाद नहीं तैयार थे आत्मकथा लिखने को, लेकिन प्रेमचंद वहीं रहते थे बनारस में, वहीं प्रसाद जी रहते थे, और दोनों में घनिष्ठता भी थी, वैचारिक असहमति भी थी और घनिष्ठता भी थी। वैचारिक असहमत तो दोनों की जो साहित्य की भाषा है उसी से समझ में आ जाती है, और दोनों के जो इतिहास में चले जाते हैं और अपने इतिहास को ग्लोरीफाई करने लगते हैं। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और गोस्वामी, सब नाटक लिखे ना उन्होंने, और रामायण अतीत में चले जाते हैं और अतीत को ग्लोरीफाई भी करते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने काम नहीं किया, जो अतीत में चले जाए, ग्लोरीफाई करने लगे, महिमा मंडन करने लगे भारत की परंपरा का। लेकिन प्रसाद जी ने किया, और भाषा बड़ी वैसी थी, परिचित थी, अभिजात भाषा थी। प्रेमचंद तो उर्दू के राइटर थे, और सोजे वतन को जब्त कर लिया था अंग्रेज सरकार ने, इसलिए हिंदी में लिखने लगे। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आदत पड़ गई थी उसमें लिखने की, जो उर्दू की लिपि होती है, जिसको हम फारसी लिपि कहते हैं, तो वो पूरी जिंदगी उसी लिपि में लिखते थे। सीधे हिंदी में लिखी गई कृति गोदान है। बाकी उनके सारे नॉवेल्स उन्होंने फारसी लिपि में लिखे, और किसी को नियुक्त किया था तो वो उसको कन्वर्ट करता था देवनागरी में। ये हमें डॉक्टर नागौर सिंह ने एक लेक्चर में दिल्ली में बताया। तो प्रेमचंद की जो जबान है उसमें वो जबान वो हिंदी नहीं है जो हिंदी छायावादी कवि लिख रहे हैं। प्रेमचंद की हिंदी हिंदुस्तानी है, जिस हिंदुस्तानी के समर्थक गांधी जी और नेहरू जी, एक ऐसी जबान जिसमें उर्दू के शब्द भी हों, हिंदी की बोलियों के शब्द भी हों, संस्कृत के शब्द भी हों, और अंग्रेजी के भी बहुत लोकप्रिय शब्द हों। ये नहीं कि आप ट्रेन को लघुपथगामी लिखने लगे या फोन को दूरभाष लिखने लगे, दिक्कतें खड़ी होंगी। या मोबाइल के लिए हमारे कवि अशोक वाजपेयी जी ने एक शब्द गढ़ा, हालांकि वो चल नहीं पा रहा है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, आनंद के लिए सुन लीजिए।
इसका नाम रखा उन्होंने चल बोला, मोबाइल हिंदी चल बोला। तो आत्मकथा अंक में प्रसाद जी से भी लिखवा लिया अपने। और इसी की चर्चा से मैं आज की क्लास समाप्त करूंगा कि प्रसाद जी ने लंबा लिखने से तो मना किया, लेकिन 2 पेज की कविता लिखी। लेकिन अब वो होता है ना, कविता में बात आ गई, कवि थे ना, कवि तो कम शब्दों में ज्यादा बात कहता है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, उस कविता की लाइन है, आत्मकथा विधा पर हिंदी में पहली किताब मैंने लिखी आलोचना। मैं आपको बता, वो मेरा एमफिल का काम था और कुछ ऐसा चांस हुआ कि वो किताब छपी जब। तो अगर कोई आत्मकथा पर एमफिल करता है, किसी भी आत्मकथा या पीएचडी करता है, इस देश की किसी भी यूनिवर्सिटी का छात्र, वो मेरा नाम जानता है, क्योंकि वो मेरी किताब लिखता है। उस किताब का नाम है आत्मकथा की संस्कृति। उसका दूसरा संस्करण इस समय बाजार में है, वाणी प्रकाशन में छापा है। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तथ्य बता रहा हूँ और आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। अगली मंडे को मैं मिलूंगा, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मंडे को पब्लिकली कहिएगा कि आपने गलत बताया। इस देश में आत्मकथा विधा पर किसी ने भी अगर काम किया है, किसी ने भी, तो उसने मेरी किताब को कोट जरूर किया है अपने काम। एक बार तो एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देने गए हम, सागर विश्वविद्यालय, हम 5 साल पढ़ाए भी, और फिर वो कुछ कारणों से मैं इस्तीफा देकर लौट आया। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, राजनीति हो रही थी। वहां जो एक और सज्जन थे, हिमांशु कुमार, वो भी इंटरव्यू देने आए। वो मेरी किताब पढ़ रहे थे, उसी इंटरव्यू आत्मकथा की संस्कृति उनके हाथ में। मैं बड़ा संकोच में पड़ गया है। ये इंटरव्यू हुआ था 2013 के मार्च में। इंटरव्यू जैसे तैसे हो गया, मैं घर आ गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कैसा रहा इंटरव्यू। हमने कहा कि इंटरव्यू तो ठीक ही रहा, लेकिन एक कोई कैंडिडेट थे, उनसे मैंने पूछा नहीं संकोचवश कि आप कौन हैं, क्या है। वो मेरी किताब पढ़ रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनका भी नहीं होगा और मेरा भी नहीं। लेकिन हम दोनों सेलेक्ट हो गए। वो अभी भी वहाँ है, हिमांशु कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर है सागर यूनिवर्सिटी में। मैं वापस आ गया। तो आत्मकथा स्त्रियों की बहुत कम है, कम रही। इधर जो स्त्रियों ने जितनी लिखी हैं, इधर ही लिखी हैं सन 90 के बाद। उसके पहले केवल एक आत्मकथा मिलती है, सीमंतनी उपदेश, जो मध्यकाल में लिखी थी। ये सारी बातें मेरी किताब में आपको मिल जाएंगी, चिंता मत कीजिए। अगर आत्मकथा विधा कोई काम करेंगे आप, तो मजबूरी होगी आपकी, आपको किताब मेरी लेनी पड़ेगी, आप चाहें न चाहें। ऐसा कुछ हो गया, मुझे भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो जाए। हालांकि वो काम है पांडे बेचन शर्मा उम्र की आत्मकथा, लेकिन उसके जो प्रथम 2 चैप्टर्स हैं, एक पहला चैप्टर आत्मकथा विधा पर है, दूसरा चैप्टर है हिंदी में आत्मकथा की परंपरा। इसका टाइटल है हिंदी आत्मकथा की छीणकाय परंपरा, क्योंकि बहुत कम आत्मकथाएं हैं। इस पर मेरे जो गुरु थे, जिनके गाइडेंस में मैंने काम किया, उनका कथन भी कोट किया गया है किताब में कि पुरुषों की आत्मकथाएं तो इसलिए कम मिलती हैं, स्त्रियों की तो इसलिए कम मिलती हैं कि उनको इस समाज में, इस सभ्यता में सच बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर स्त्री ये कह दे कि मतलब मेरे मन में फला व्यक्ति के प्रति प्रेम था,
तो मेरे गुरु कहते थे कि आप उसकी हत्या कर देंगे, इसलिए वो कैसे लिख दे आपको, आप मार डालेंगे भाई, ऑनर किलिंग हो जाएगी। स्त्रियों की आत्मकथाएं इसलिए नहीं है कि उन्हें सच बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, और पुरुषों की इसलिए नहीं है कि स्वतंत्रता तो है लेकिन आदत नहीं है, सच बोलने की आदत नहीं। आत्मकथा के बारे में अज्ञे ने भी कहा कि ज्यादातर आत्मकथाएं सच को छुपाने के लिए लिखी जाती हैं, सच को बताने के लिए नहीं। ये साहस, सत्याग्रह बहुत कम लोगों में, रेयर लोगों में होता है। जो गांधी में था, उन्होंने आत्मकथा जब लिखी तो बताया कि मैं बीड़ी पीता था, मैं शराब पीता था, मैं जब मेरे पिता की डेथ हो रही थी उस समय मैं अपनी पत्नी से संबंध बना था। इस हद तक उन्होंने आत्मनिर्मम ढंग से, सेल्फ क्रिटिकल तरीके से उन्होंने आत्मकथा की। यही उस आत्मकथा की मान्यता। आत्मकथा विधा में सच बोलना, मेरी किताब में ये वाक्य है, नैतिक ही नहीं सौंदर्य बोधात्मक शर्त भी है आत्मकथा। आत्मकथा विधा श्रेष्ठ तब होगी आत्मकथा जब आप उसमें सच बोलें। ये उसकी नैतिक ही नहीं, एस्थेटिक शर्त है। मतलब वो कृति नैतिकता की होती ना, आप सत्य बोलिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं, मैनेजर पांडे की कथा नहीं है, कि सुंदर भी तभी होगी वो जब सत्य पर आधारित हो। अदरवाइज आप कथा का महत्व क्या हो, मतलब क्या, जब आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी शुरुआत भारतेंद्र जी ने जरूर की, कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखकर, भले अधूरी रह गई हो, लेकिन इसको आगे बढ़ाया हंस का आत्मकथा अंक निकालकर प्रेमचंद, और उसको फिर से छाप दिया है किताब के रूप में बनारस के विश्वविद्यालय प्रकाशन। उस पत्रिका में विशेषण मैंने खरीद ली हुई था, हालांकि तब मुझे नहीं मिली थी जब मैंने काम किया था। और उग्र जी की आत्मकथा का नाम है अपनी खबर, और वो आई थी सन 1960, और उसमें उग्र जी ने भी सत्य बोलने की पराकाष्ठा कर दी, उसमें कुछ छिपाया नहीं है। अगर मैं अपने बारे में कुछ छिपाऊं, उग्र जी कहते हैं उसमें, तो ये मेरी बान नहीं, बाना भी नहीं। इसीलिए हिंदी की बेस्ट आत्मकथा मानी जाती है अपनी खबर, जबकि बहुत दुबली किताब है, 100-125 पेज की। उसमें वो बताते हैं कि बचपन में पिता दिवंगत हो गए थे, रामलीला में काम करना पड़ता था, और रामलीला से जो मतलब उसको जो सबसे खतरनाक सच बोला है कि उसमें उसके जो महंत थे, जो मंडल चलाते थे रामलीला का, वो नए नए जो लड़के जो रामलीला में काम करते थे कम उम्र के, उनसे संबंध बना देते। संबंध में जो वो यौन उत्पीड़न जो कहलाता है, मतलब समलैंगिक रिश्ता, ये इसका वर्णन किया है उन्होंने। और फिर कहा है कि अब रही बात मेरी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बच पाया उससे। ये सच बोलना कठिन है, लेकिन उन्होंने बोला, उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे बड़े भाई जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, सारे नशे करते थे, और मेरी भाभी को मारते थे, मेरी माँ को मारते थे, पीटते थे, और उनका बाल झोंटा पकड़ के घसीटते थे, भाभी का और मेरी माँ का। वही उग्र जी की आत्मकथा है, जिससे मैंने जाना कि कबीर ने जो लिखा है, हरि जननी मैं बालक होगा, ईश्वर तुम माँ हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, काहे न अवगुण बख्शो मोरा। उसमें एक लाइन आती है, उसमें एक लाइन है, कर गई केस करे जो घाता, तो रहे उतारे। हाथों में बाल पकड़ करके पुत्र जो है माँ की पिटाई करता है, बाल खींचता है माँ की और पिटाई करता है, तब भी माँ अपने हृदय से अपने बेटे के हित का ख्याल उतारती है, अर्थात तब भी वो अपने बच्चे की शुभचिंतक बनी रहती है।
उसके हित की चिंता की। इस पर एक कहानी भी है, लोक कथा है कि वो एक जो कोई वेश्या थी, उसके यहाँ एक व्यक्ति जाता था और कहता था कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। तो वेश्या ने कहा, प्रेम करते हो? सुनिए आपने कहा नहीं सुनिए तो सुन लीजिए। प्रेम करते हो तो अपनी माँ का गला काट के लाओ। तो वो गला काट दिया उसने। जो मैं शुरू में कह रहा था, लव इज ब्लाइंड। मैंने कहा ना कि लव ब्लाइंड नहीं होता है, कुछ और चीज होती है जो ब्लाइंड होती है। लव तो बहुत उदार होता है, वो तेजाब थोड़े फेंकेगा। तेजाब तो वही चीज फेंकवाती है जो आपके भीतर की वासना है, जो आपके भीतर की हिंसा है, आपके भीतर का दैत्य। प्रेम तो कोई आपसे नहीं करता है, उसको मुक्त कर देना, उससे बड़ा प्रेम क्या होगा। इस बात का तो गर्व होना चाहिए कि नहीं, उसको नहीं आपसे लगाव है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ये भी प्रेम है। प्रेम तो जवाहरलाल नेहरू की जो बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, उनसे प्रेम था निराला जी। तो विजय लक्ष्मी पंडित के लिए कई कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन कहने थोड़े गए थे उनसे। जो लोग सोचते हैं कि हर संबंध को, हर भावना को रियलाइज कर दिया जाए या देह में उसको घटित कर दिया जाए, वो लोग मतलब क्या कहें, मूर्ख हैं। ऐसा थोड़े होता है, बेवकूफी है। प्रेम तो एक भावना का नाम है भाई। मुझे आप सबसे प्रेम है तो क्या तभी रियलाइज होगा जब मैं आपके साथ भोजन करने लगूंगा? नहीं है, मैं जीवन भर याद रखूंगा इन क्लासेस को और आपके साहचर्य को। तो ये चीज होती है। तो उग्र जी उसमें, उग्र जी ने जो लिखा कि मेरे बड़े भाई मिर्जापुर चुनाव में मेरी माँ का झोंटा बड़ घसीटते थे, उससे मुझे लगा कि कबीर ने गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। ऐसा होता है सब। एक साहित्य से दूसरे साहित्य के सत्य का प्रमाण मिलता है। एक साहित्य से दूसरा साहित्य वेरीफाई होता है। एक साहित्य बिल्कुल आधुनिक काल का है, 1960 का है, और दूसरा 600 साल पहले कवि ने लिखा, लेकिन वो आज तक रहा है कि माँ पिट रही है घर में, भाभी पिट रही है। और वो मेरे ऊपर भी अत्याचार करता था, और जब वो जुआ खेलता था तो हमारी ड्यूटी लगाता था कि ताड़े रहो गली, पुलिस तो नहीं आ रही। इस बात की ड्यूटी लगती थी उग्र जी की। फिर उग्र जी को रामलीला में काम करना पड़ा, फिर वो गांधी जी के फॉलोअर हो गए, फिर वो साहित्य कर्म करने लगे, फिर उन्होंने चॉकलेट जैसा उपन्यास लिखा जिस पर बनारसी दास ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि इसको अश्लील घोषित कीजिए आप, और गांधी जी ने उसको अश्लील घोषित करने के लिए नोट तैयार कर लिया। लेकिन रात में गांधी जी को नींद नहीं आई कि अरे मैंने उपन्यास तो पढ़ा नहीं, मैंने कैसे लिख दिया अश्लील। तो उन्होंने रात में जग के नॉवेल पढ़ा और फिर बनारसी दास को चिट्ठी दी कि उसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जैसा आपको लगा, इसलिए मैं उसको अश्लील घोषित नहीं करूँ। और वहां पर अश्लील साहित्य क्या होता है इसका एक प्रतिमान दिया है गांधी। वो प्रतिमान आप लोग याद रखिए। आपके सामने जिंदगी में असंख्य बार ये प्रश्न आएगा कि ये कविता अश्लील है कि नहीं है, ये उपन्यास अश्लील है कि नहीं है, कहानी अश्लील है कि नहीं है। तो उसकी कसौटी गांधी जी दे रहे हैं। क्या कसौटी है? उसको पढ़कर वैसा ही कृत्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती, बल्कि उस कृत्य से अरुचि पैदा होती है, इसलिए वो अश्लील नहीं है। ये कसौटी है। अगर आपको वो तथाकथित अश्लील साहित्य पढ़ के उस काम को करने की प्रेरणा मिले तो वो अश्लील माना जाए, लेकिन अगर वो साहित्य उस काम से अरुचि पैदा करे तो वो अश्लील नहीं कहलाए, भले उसमें चाहे जैसा चित्रण हो। गांधी जी की साहित्य के बारे में एक सुनिश्चित समझ थी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि साकेत लिखकर मैथिली शरण ने उसको भेजा था गांधी जी, और साकेत पढ़ के गांधी जी ने चिट्ठी लिखी मैथिली शरण में, और उसमें एक अमर बात कही, कहा कि भाई
देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही है और आपने इसको ज़्यादा रुला दिया उर्मिला। ऐसा कैरेक्टर नहीं चाहिए था इसको। उर्मिला रोती बहुत है ना उसमें, तो कहा इस समय तो मजबूत कैरेक्टर चाहिए था, आपने ज़्यादा रुला दिया। इस समय तो सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी कविता चाहिए थी, खूब लड़ी मर्दानी को झांसी रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान जेल भी गई आजादी की लड़ाई, उनके पति भी गए थे। वो केवल कविता नहीं लिखती, जीवन भी उस तरह की। और गांधी जी ने ही पहली बार भारत में स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन में उतारा था। सार्वजनिक जीवन ही राजनीतिक जीवन कहलाता है। पब्लिक लाइफ या पॉलिटिकल लाइफ आर ऑलमोस्ट द सेम। तो ये उग्र जी की आत्मकथा पढ़िए, 100 पेज की है तो पता लगेगा। गांधी जी की आत्मकथा पढ़िए तो पता लगेगा कि आत्मकथा क्या होती है। और आत्मकथा अंक पढ़िए जिसका संपादन प्रेमचंद ने किया, जिसका विरोध में दुलारे वाजपेयी ने। अरे हिंदी में कितने ऐसे महान लोग हैं, चिट्ठी लिखी उनको, जो अपनी आत्मकथा लिखने के अधिकारी हुए। आप कैसे ये प्लान बना लिया आपने? और मैं तो खैर महान हूँ, मैं तो खैर इस लायक नहीं हूँ। हिंदी में और भी कौन ऐसा महान है जिसकी जो आत्मकथा लिखने के योग्य हो? ये नंद दुलारे वाजपेयी पत्र लिखते हैं। ये पूरी पत्राचार जो है, पूरा जो पत्राचार है, इस पर भी मैंने अपनी किताब में इस पर लिखा है, विश्लेषण किया है। प्रेमचंद ने जवाब दिया था, क्रांतिकारी जवाब था। इसीलिए तो कहा था मैंने आपसे कि क्रांति जहां भी हुई है पहले मन में हुई है। जयनंद कुमार का कथन। प्रेमचंद क्रांतिकारी राइटर है। प्रेमचंद जो क्रांति करता है ना, वो केवल नॉवेल में नहीं करता, अपने जीवन में भी करता है, चिट्ठियों में भी करता है। ये जॉन कीट्स ने चिट्ठी में लिखा कि कविता को उतना नेचुरल होना चाहिए जितना कि पेड़ों में पत्तियां आती हैं, जितने नैसर्गिक तरीके से, उतने नैसर्गिक तरीके से कविता आनी चाहिए। तो चिट्ठी में लिखा नंद दुलारे वाजपेयी, जबकि बड़े आलोचक माने जाते हैं। कोई आया तो टाइम हो गया इसके तहत मैं भाई तो बहुत पहले है। तो मैं विदा लेता हूँ। आपको केवल एक बात बता दूँ, अभी थोड़ा शोर मत कीजिएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने